दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में जिस लकीर को खींचना चाहते थे वो लकीर खींच नहीं पाए। बिहार में लकीर तो खींची, लेकिन अब उस लकीर को अपने ही साथी, अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार मिटाने पर आ तुले हैं। और उत्तर प्रदेश में तो लकीर खींचने की स्थिति ही नहीं आ पा रही है। तो क्या वाकई सेंट्रल कमांड यानी केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त एक क्राइसिस में है और पहली बार अपने घर के भीतर ही घिर चुके हैं? पहली बार रंगत ढीली पड़ रही है। पहली बार जो दिशा निर्देश बीते 7 वर्ष में इस देश के हर राज्य को वो देते रहे, वो तमाम स्थितियां कमजोर पड़ने लगी है। और ये एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर अब उन्हें नजर आने लगा है, अगर उत्तर प्रदेश फिसल गया, अगर बिहार में उनकी नहीं चल पाएगी, नीतीश का चेहरा बड़ा होगा और बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के सामने वहां के गवर्नर भी घुटने टेक देंगे, तो फिर वह कद और वह सीना और वो रंगत कहां बचेगी, कैसे बचेगी? दरअसल ये सियासत के ऐसे पन्ने हैं, हमें लगता है, जिसे आज खोलने की जरूरत है। क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी नाजुक स्थिति से यह देश गुजर रहा है, आज उसके जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपने तरीके से इस देश के भीतर में बीजेपी को और केंद्र सरकार को अब कटघरे में अगर खड़ा करने की स्थिति में आ चला है, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस देश के भीतर में बीजेपी का मतलब, आरएसएस का मतलब, सरकार का मतलब सिर्फ एक ही नाम बीते 7 वर्ष से रहा है, वो नाम नरेंद्र मोदी का है। लेकिन ध्यान दीजिए, कितनी भी पहलकदमी अपने तौर पर राज्यपाल करते रहे, 2-2 बार दिल्ली आए गवर्नर पश्चिम बंगाल के, लेकिन उनकी नहीं चली। गृहमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, चाहते थे कोई रिपोर्ट निकले, एनएचआरसी से मुलाकात की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहां भी मुलाकात की, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया, लगा कुछ तो पहल होगी और राष्ट्रपति शासन की दिशा में पश्चिम बंगाल को ले जाया जा सकता है, इसकी कोई रिपोर्ट तो बनेगी, लेकिन रिपोर्ट नहीं बन पाई। सवाल यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद भी जिन लकीरों को खींचने की दिशा में केंद्र सरकार बढ़ रही थी, वो बढ़ नहीं पाई। असल सवाल तो यह है कि बिहार और यूपी में क्या हो रहा है। यूपी के भीतर में अभी तक जो भी संगठन तैयार किया दिल्ली ने, बीजेपी के हाईकमान ने, या फिर पीएमओ के जरिए, या फिर गृह मंत्री के जरिए, उस संगठन के पास कोई पावर नहीं थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। योगी ने अपने तौर पर अपनी सरकार से जुड़े हुए नौकरशाहों को साफ तौर पर सारे पावर दे दिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। यानी जो संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चल रहा था और बीजेपी का चल रहा है, उसको लेकर दिल्ली इसी भरोसे में रही, संगठन के जरिए सरकार को बांधा जा सकता है, योगी सरकार को अपनी दिशा में लाया जा सकता है। शायद यही वजह भी रही कि जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से या हाईकमांड की तरफ से दिल्ली से इशारा हुआ, केशव प्रसाद मौर्य बोलने लग गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद वहां के मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, लेकिन उनके दरवाजे पर खटखट शुरू हो गई। वो दरवाजा खटखटाने वाला शख्स और कोई नहीं, चंद फरलांग की दूरी पर रहने वाले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। और योगी आदित्यनाथ ने उनके घर पहुंचकर समझाया, दिल्ली के कमांड पर कब तक चलोगे, साथ ही खड़े हो जाओ, उत्तर प्रदेश में तो हमें और तुम्हें सियासत करनी है, दिल्ली के इशारे पर नाचना छोड़ दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य भी समझ गए कि उत्तर प्रदेश की सियासत को साधना है तो अकेले वह भी नहीं साध सकते हैं। आरएसएस भी समझ गई कि मौर्य को भी साथ लीजिए, योगी आदित्यनाथ को भी साथ लीजिए, क्योंकि इस जोड़ी के भीतर अगर दिल्ली हाईकमांड का चेहरा ले आइएगा तो भी चुनावी जीत मिल जाएगी, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं बल्कि देश के भीतर भी कोविड से जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है, उन मौतों को छुपाया गया क्या? क्योंकि आरटीआई के जरिए ही जो जानकारी निकल कर आई उत्तर प्रदेश के बारे में 9 महीने की, यानी मार्च तक की, पिछले साल और इस साल के मार्च तक की जो जानकारी निकल कर आई और जिसको समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सामने रख दिया, तो उन्होंने साफ कहा 43 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि वाकई अगर इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई होंगी, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई आरटीआई का जवाब था वो, इतनी संख्या में मौत हुई। अगर इस देश के भीतर में आज की तारीख में सरकार कहती है लगभग 3 लाख
90,000 लोगों की मौत हुई। तो इसको अगर गुना करते चले जाइएगा तो हो सकता है यह गुना करते हुए आप 50 लाख से 1 करोड़ के बीच पहुंच जाएं। इतने लोगों की मौत में कितने लोग इस देश के भीतर प्रभावित हुए होंगे। केंद्र सरकार ने कहा राशन फ्री दे रहे हैं, इससे काम चल जाएगा और 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक राशन फ्री दिया जाएगा। आरएसएस का सवाल था राशन से काम कैसे चलेगा। और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर आहत हुए हैं और जब चल नहीं रही है उस संगठन की, जिस संगठन को आपने बनाया, कानपुर में हो चाहे लखनऊ के भीतर हो चाहे बनारस में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी संगठन के व्यक्ति से कुछ भी कहने पर जब अस्पताल का बेड तक नहीं मिल पाया तो उस संगठन का क्या महत्व है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कोई पावर नहीं दिया गया। और संगठन और सरकार के बीच जब पट नहीं रही है और जब चुनाव सामने आकर खड़े हैं तो सरकार अगर चेहरा है, उसका कामकाज ही चेहरा है, तो फिर संगठन क्या काम करेगा और संगठन को कोई महत्ता कैसे मिलेगी। इस उलझन ने एक नई परिस्थिति को उत्तर प्रदेश के भीतर जन्म दे दिया और उत्तर प्रदेश की सियासत दिल्ली को सीधे चुनौती देने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन इसी प्रक्रिया में बिहार के भीतर नीतीश कुमार को भी लगने लगा अगर ये नाव डूब गई तो फिर आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे। कल तक तो सुशील मोदी उनके साथ बिहार में खड़े रहते थे, लेकिन अब तो बीजेपी का कौन सा नेता उनको कब कहां से किस रूप में लंगड़ी मार दे, ढाई चाल चल दे, वह मुश्किल में आ जाएंगे। शुरुआत में ही रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा गया। यानी जो हनुमान बने हुए थे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के बेटे, और जो उन्होंने निर्णय लिया था कि वह जेडीयू के खिलाफ यानी नीतीश के खिलाफ जाएंगे और किसी भी तरीके से वह बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, नीतीश ने उसे ही ढाई चाल से मात दे दी। एलजेपी बढ़ गई, लेकिन बिहार में मान्यता मिलती है बेटे को ही, यह भी सच है। लेकिन सवाल तो नंबर गेम का है। और जो 5 सांसद हैं अगर वो जेडीयू के साथ हैं, एक विधायक अगर वो जेडीयू के साथ है, और आने वाले वक्त में अगर एलजेपी बढ़ गई और धीरे धीरे एक वक्त के साथ एलजेपी अगर मर्ज भी कर जाएगी जेडीयू में, तो घाटा किसे होगा? बीजेपी को होगा। बीजेपी ने इतने बरस की मेहनत जो की, वो मेहनत किसी रंगत में नहीं आ पाई। ये ठीक वैसे ही है जैसे जो मेहनत यूपी को लेकर संगठन खड़ा करके की और वहां पे सुनील बंसल को भेजा गया, वहां पर संतोष जी को भेजा गया जो संगठन देख रहे हैं, राधा मोहन जी की रिपोर्ट तैयार कराई गई, गवर्नर आनंदीबेन को बनाया गया, लेकिन वो सारी मेहनत बेकार है। और ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में गवर्नर जो मीडिया के भीतर जाते रहे, मीडिया के प्रोग्राम्स में गए, लगातार कहते रहे, लगा ही नहीं कि कभी वह गवर्नर है, वो हर वक्त एक पॉलिटिशियन दिखाई दिए। यानी संवैधानिक लकीर गवर्नर हाउस के सामने बड़ी धूमिल पड़ती चली गई, उनका अंदाज बोलने का सियासी लगा। तो क्या वाकई हाईकमांड दिल्ली में जो बैठा हुआ है उसकी रंगत कमजोर पड़ रही है, वो क्राइसिस में है? क्योंकि इन पन्नों को जब और टटोलना शुरू कीजिएगा तो आपके सामने कुछ जानकारी और निकल कर आएगी। ये जानकारी बहुत साफ है। अगर दिल्ली से पीएमओ संगठन को लेकर काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल, बीएल संतोष काम कर रहे, तो ध्यान दीजिए केशव प्रसाद मौर्य जो 7 कालिदास मार्ग में रहते हैं और 5 कालिदास मार्ग में जब योगी आदित्यनाथ रहते हैं, बीते 4 साढ़े 4 बरस में वो कभी उनके घर नहीं गए। अभी क्यों गए? एक बात। दूसरी बात, उनके साथ आरएसएस के 2 लोग भी थे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। दत्तात्रेय होसबोले जो दूसरे नंबर पर आते हैं, और एक लिहाज से यह पूरे संघ के पूरे संगठन को देखने का काम इन्हीं के मातहत आता है। और कृष्ण गोपाल जी संघ और सरकार के बीच में उस कड़ी को संभालते हैं जिसमें तालमेल बना रहे, और वह उस मीटिंग में साथ थे। हालांकि दिनेश शर्मा भी साथ थे, हालांकि बीएल संतोष भी साथ थे। आप कह सकते हैं वो दिल्ली हाईकमांड के जरिए आए थे। लेकिन फिर वही सवाल है, चुनाव केंद्र के नहीं हो रहे हैं, चुनाव तो यूपी में हो रहे हैं और यूपी का चेहरा योगी ही रहेंगे। इसको लेकर खामोश मान्यता केशव प्रसाद मौर्य ने भी दे दी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तो कहा था कि दिल्ली का इशारा है, अब खामोशी बरत ली गई है तो कहा जा रहा है इस मीटिंग का एक नया इशारा है। इस इशारे के बीच की जो लाइन पढ़नी शुरू कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, जो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा अगर योगी है तो फिर से उन्हीं मुद्दों को वह उभार रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा झटके में गाजियाबाद से निकला और अलीगढ़ तक पहुंच गया, और अब यह उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ और नए घोल घोलेगा। इस चुनाव के भीतर में जो भी नए नए प्रयोग हो रहे होंगे उसमें दिल्ली कहां फिट बैठेगी, यह सोचने की बात है।
तो क्या दिल्ली कमजोर हो रही है? और नीतीश कुमार अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। वो जान रहे हैं कि आज एलजेपी टूटी है, कल कांग्रेस के 10 एमएलए भी साथ आ सकते हैं, और परसों अगर आरजेडी भी कुछ टूट गई तो उनकी संख्या बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी। और जब भारी पड़ जाएगी तो वह और मजबूत हो जाएंगे। वो और मजबूत हो जाएंगे तो बीजेपी की बिहार में नहीं चलेगी, उनके नेताओं की बिहार में नहीं चलेगी, जो केंद्र से बिहार भेज दिए जाते हैं और उसके बाद उनको मंत्री तक बनाना पड़ता है, यह भी नहीं चलेगी। तो क्या यह एक नई परिस्थिति है, या इस नई परिस्थिति के भीतर में पहली बार जो कोविड महामारी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए? उन्होंने साफ तौर पर बार बार चेताया, इसलिए कि वो जानते हैं केंद्र सरकार सक्षम नहीं है। अब तीसरी लहर का जिक्र वो जब कर रहे हैं तो इस बात का जिक्र भी करते हैं कि इस वक्त आपको तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर झोंक देना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विजन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड संगठन चाहिए जिसमें वैज्ञानिक जुड़े हुए हों, जिसमें डॉक्टर्स जुड़े हुए हों, जिसमें किस रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इंप्लीमेंट करना कराना है, यह मनस्थिति जुड़ी हो। लेकिन जब पीएमओ में सारी चालें सियासी हो और सारी चाल चुनाव जीतने के इर्द गिर्द घूमती फिरती हो, तो फिर ऐसे में राहुल गांधी जो भी कहेंगे, कल की स्थिति में इस देश के भीतर में वह स्थिति आएगी तो दोषी कौन होगा और किसके पक्ष में लोग कहेंगे कि आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी, यह भी बीते 2 लहर के वक्त छुपा हुआ नहीं है। यानी इस देश के भीतर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगाया हुआ है। आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं बच पा रही है जिससे आप इस बात का दावा कर सके कि हम चीजों को संभाल लेंगे। शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिसमें आपके हाथ से लगाम फिसल रही है, आपके हाथ से गवर्नेंस किसी रेत की तरह निकलता चला जा रहा है, और उसके लिए एक लंबी फहरिस्त है। इस फहरिस्त को भी ध्यान से देखिए। आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना था, आज की तारीख में आप $3 ट्रिलियन पे ही अटके हुए हैं, जो 2025 तक हो जाना था। कोविड से पहले यह आर्गुमेंट बार बार चल रहा था, दुनिया भर के इकोनॉमिस्टों का कहना था आप 2025 में भी लगभग $2.6 लाख से आगे नहीं जा पाएंगे। कोविड के दौर में इकोनॉमी और नीचे गई और तकरीबन 200 से 300 अरब डॉलर और कम हो गए आप ही की पूरी इकोनॉमी में। जीडीपी भारत की 2011 के बाद से सबसे नीचे है। महंगाई 2011 के वक्त तक पहुंच गई है। 2011 का वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त बीजेपी महंगाई को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा करती थी, और जिस तरीके से जनता उसकी भावना से जुड़ जाती थी, आज कोई हंगामा नहीं है, शोर नहीं है, लेकिन महंगाई के बोझ तले हर कोई दबा जा रहा है, क्योंकि महंगाई का बोझ भी है, बीमारी में इलाज ना मिलने का स्थिति भी है, और इन सब के बीच रोजगार भी नहीं है, क्योंकि रोजगार भी बीते 45 बरस नहीं, अब उस इतिहास को भी तोड़ चुका है। क्योंकि जिस वक्त 45 बरस का रिकॉर्ड टूटा था, उस वक्त इस देश के भीतर की जो बेरोजगारी स्थिति थी वह 10% के नीचे थी। आज ये 14% तक शहर में पहुंच चुकी है। जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको लेकर टारगेट लिया गया था कि किसी भी हालत में यह जीडीपी का 25% हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में यह 15% से भी नीचे आ गया है। यानी निर्यात भी इस दौर में भारत का लगातार, बांग्लादेश निर्यात ज्यादा करने लगा, एक्सपोर्ट उसका ज्यादा हो गया, और भारत 300 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है। आमदनी से ज्यादा भारत में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और ये 2010 में जो स्थिति थी इस देश की इकोनॉमी की, जिसमें आमदनी ज्यादा थी और कर्ज बढ़ते चला जा रहा था, आय हो नहीं पा रही थी सरकारों की, यह स्थिति 2010 से भी कहीं ज्यादा बदतर हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अटक चुका है। 500 से ज्यादा सेंट्रल प्रोजेक्ट इतने विलंब से चल रहे हैं कि वह 2 साल से 6 साल के बीच अब पूरे हो पाएंगे, उस पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाएगा। यह हर कोई जानता है कि हेल्थ बजट आपने सबसे कम कर दिया उस वक्त जिस वक्त इस देश को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवा की जरूरत थी। यह हर कोई जानता है कि खेती पर धीरे धीरे इस देश के लोगों का भार कम होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में खेती पर बोझ सबसे ज्यादा है, क्योंकि रोजगार वहीं पर मिल पा रहा है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे भी किसी भी स्तर की मजदूरी हो। इन सवालों के बीच में सियासत आपकी जमीन को खींच रही है, और सियासत इस बात की इजाजत नहीं दे पा रही है कि आप जिस रास्ते पर चल निकले हैं उसमें आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होगा। इसी प्रक्रिया में पहली बार बनारस प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, गोरखपुर
योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उत्तर प्रदेश के भीतर की परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों जगहों पर पंचायतों में हार मिली है बीजेपी को, बनारस में भी, गोरखपुर में भी। और यह स्थिति बहुत साफ बताती है कि धीरे धीरे बनारस को लेकर जो भी आइडिया प्रधानमंत्री या दिल्ली में हाईकमांड का रहा, और गोरखपुर को लेकर जो भी आइडिया योगी आदित्यनाथ का रहा, और जिस आश्रय या जिस भरोसे वो लगातार युवा वाहिनी के जरिए आरएसएस को भी लगातार डराते धमकाते रहे कि हम हिंदुत्व की एक नई टोली लेकर निकल जाएंगे, वह भी एक क्राइसिस में है। यानी सवाल है कि एक बीजेपी के भीतर से आवाज निकल रही है, वह भी मजबूत नहीं है। यानी यह कतई आवश्यक नहीं है कि योगी की आवाज मोदी पर अगर भारी पड़ रही है तो योगी की आवाज उत्तर प्रदेश के भीतर भी बहुत भारी लगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि और यह भी एक स्थिति है कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत जो है, वो समाजवादी पार्टी की जीत उसके कार्यों से नहीं है, बल्कि जनता ने वैकल्पिक तौर पर चुन लिया। कोई काम समाजवादी पार्टी ने किया था ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीजेपी को हराना है तो सामने जो ऑप्शन मिला उसको चुन लिया गया, और समाजवादी पार्टी को इसीलिए जीत मिल गई। अब समाजवादी शायद उस घोड़े पर सवार है जिस घोड़े में उसको दिखाई देने लगा है कि अब तो वो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर वो बन जाएंगे और राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जातीय समीकरण, धार्मिक मुद्दे और जो भी सांगठनिक कार्य है, इन परिस्थितियों की गलियों में जब घूमना शुरू कीजिएगा तो टकराव बीजेपी के संकट का सबसे बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी काम नहीं कर पाने की स्थिति में जब जनता ही किसी को चुन ले, उसी की उम्मीद और आस में पूरी सियासत यूपी की टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, कोई काम नहीं हुआ है। निशाने पर योगी लिए गए, निशाने पर मोदी लिए गए, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन सोचिए, जनता ही तय कर रही है और जनता ही तय कर ले कुछ, इसी भरोसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है वहां पर, इस भरोसे में चल रही है। क्योंकि जो आवाज निकल कर आती है, एक वक्त केशव मौर्य बोलते हैं, उसके बाद दूसरी आवाज किसी दूसरी सुखदेव भारतीय समाज पार्टी से निकल कर आती है, तीसरी आवाज निषाद की तरफ से निकल कर आती है जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल जो है उसकी तरफ से निकल कर आती है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छोटे छोटे दलों को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस सियासत को दिल्ली का हाईकमांड साधना चाहता है, योगी आदित्यनाथ उस दिशा में क्यों नहीं देखना चाहते हैं। उसकी बड़ी वजह है। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जो सुखदेव भारतीय समाज पार्टी है उसने 4 सीटें जरूर जीती, लेकिन उसको कुल वोट जो मिले थे वह लगभग 6 लाख वोट थे। निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती, उसको कुल वोट 5.5 लाख मिले थे। अपना दल ने 9 सीटें जीती। अपना दल को इसीलिए जगह दिल्ली में मिल गई अमित शाह के घर पर, जिस दिन योगी आदित्यनाथ मिलने आए थे। उसने 9 सीट जीती, लेकिन उसका भी वोट जो है वो 8.5 लाख ओवरऑल वोट है। अब यहां पर सवाल होता है कि असल लड़ाई इस बात की है कि जो बीएसपी अगर ये मैसेज के साथ कि वो बीजेपी के साथ जा चुकी है मायावती और उनका अस्तित्व संकट में है, तो उनके जो लगभग 2 करोड़ वोटर थे, जो 2017 में 1,92,00,000 वोटर थे, वो कहां पर जाएंगे। समाजवादी के पास भी लगभग 1,90,00,000 वोट उसको भी मिले थे, वह वोट तो उसके इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन 1,92,00,000 वोट बीएसपी के बिखरेंगे या बढ़ेंगे, यह भी एक सवाल है। इसीलिए जो नई स्थिति बनती चली जा रही है, उस स्थिति में जो समीकरण जो भी हो, लेकिन उसमें केंद्र की भूमिका, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका, प्रधानमंत्री के चेहरे की उपयोगिता, दिल्ली के जरिए संगठन के निर्माण की परिस्थिति, इनमें देखिएगा तो आपको कोई रंगत नजर इस बीच में नहीं निकल कर आएगी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बीजेपी की पैठ है नहीं, 39 सीटें हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना काउंटर में अगर खड़ी रह गई और अगर वो वाकई एक ऐसी स्थिति में आ गई जहां एनसीपी और कांग्रेस चुनाव के वक्त भी वोट ट्रांसफर करने की स्थिति में आ जाएगी, तो फिर बीजेपी की गाल वहां भी नहीं करेगी। और बीजेपी की दाल अगर महाराष्ट्र में नहीं गलेगी तो 48 सीट वहां पर भी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, बंगाल की 42 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीट, तमिलनाडु की 39 सीट। कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ 5 राज्यों का नाम हमने लिया है और कुल सीट लगभग 250 सीट, यानी 249 सीट सिर्फ इन 5 राज्यों में है, जहां पर कैसी मशक्कत किस रूप में करेंगे। और छिटपुट राज्यों की तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर, लेकिन इसका मतलब है कि यह 80 सीट वाला रास्ता, वो महाराष्ट्र का रास्ता, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे मिलने जरूर आते हैं,
लेकिन वह भी मिलकर सिर्फ शरद पवार को चिताते हैं कि अगर आपने इधर उधर किया तो हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि अपनी मजबूती को दिखाने के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो शिवसेना के जरिए किए जा रहे हैं, बीजेपी के जरिए नहीं किए जा रहे हैं। तो राजनीति की इस मशक्कत में अब कैबिनेट विस्तार सामने खड़ा है। लगातार दिल्ली ये सोचती रही कि कैबिनेट के जरिए चीजें मैनेज की जाएंगी, लेकिन वह भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान को चाहते हैं कि वह दिल्ली आ जाए और उनको वहां पर गद्दी सौंप दी जाए। यह भी नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान खुद दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, लेकिन दूसरा सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब तोमर को यहां से भेज दिया जाए। इस पर भी सहमति नहीं हो पा रही है। जेडीयू जिन नामों को दे रही है उन नामों में धीरे धीरे वह एलजेपी के लोगों को अपने साथ खड़ा करेगी, इससे भी एक तरह की घबराहट है। बीजेपी के सहयोगी छोटे दल जो हैं उनमें किसको यहां पर दिल्ली में जगह दे दी जाए और इसे किसी राज्यसभा में भेजा जाए, जो छोटे छोटे दल चाहते हैं, वहां पर भी दिल्ली हाईकमांड की नहीं चल पा रही है। तो क्या एक ऐसी संकट की स्थिति है जिसमें फिसलती जा रही गवर्नेंस, फिसल चुकी इकोनॉमी और इन सब के बीच लगाम छूटती सियासत, एक ऐसी स्थिति में क्या वाकई नरेंद्र मोदी खड़े हैं? हमें लगता है कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें एक चाल कश्मीर को लेकर भी चली गई है। लेकिन कश्मीर का जिक्र आपसे कल करेंगे, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी परिस्थितियों को जीता है जो एक ऐसा मुद्दा इस देश के भीतर में है जिसके जरिए वाकई इस देश के प्रधानमंत्री इस देश में राष्ट्रवाद नए तरीके से पैदा कर सकते हैं, नेशनलिज्म को नए सिरे से ढाल सकते हैं, क्योंकि निशाने पर इस देश की वह गवर्नेंस, वह सियासत नहीं होगी। सामने फिर से पाकिस्तान होगा, सामने फिर से कश्मीर 370 वहां के टेररिज्म का जिक्र होगा। और ये परिस्थितियां इस देश के भीतर में वोटरों को बड़ी शानदार लगती है, लेकिन क्या वाकई हिंदुत्व से मोहभंग होना, इकोनॉमी को ना संभाल पाने की परिस्थितियों को देखना और बेरोजगारी और हेल्थ सेक्टर की स्थितियों को इस देश ने जिस त्रासदी के साथ भोगा है, क्या वाकई वो सपने जो 7 बरस में दिखाए गए वो सपने अब टूटने की परिस्थिति में आ चुके हैं? ये एक सवाल है, लेकिन कल आपसे मिलेंगे कश्मीर के सवाल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।